भूपुरा इलाके में आप देखिए, एक सरकारी जमीन थी जिस पर कुछ लोगों ने कब्जा किया। वहां पर मस्जिद बनाई, वहां पर मदरसा बनाया। बहुत समय तक ये सब कुछ चलता रहा, नोटिस दिए जाते रहे, उनसे पूछा जाता रहा और आखिरकार उस जमीन पर से कब्जा सरकार ने वापस ले लिया क्योंकि वो सरकारी जमीन थी। अब कब्जा वापस ले लिया तो उसके ऊपर ये जो भवन बने हैं उन पर आज बुलडोजर एक्शन हुआ है क्योंकि उस जमीन को समतल करना है। सरकार जो जमीन कब्जे से वापस लेती है अब उस पर क्या करना है ये सरकार तय करती है, लेकिन फिलहाल समतलीकरण के लिए उन भवनों को ढाना बहुत जरूरी होता है। तो आप देखिए, सरकार बुलडोजर लेकर यहां जैसे ही पहुंची, 3 से 4 हजार की फोर्स यहां पर तैनात है और लोगों ने उठाकर पत्थर पुलिस के ऊपर फेंके। महिलाएं भी शामिल है। फ्रंट रो में देखिए, महिलाएं आपको नजर आ रही हैं बुर्का नशी। पुलिस जब कार्रवाई करने के लिए वहां पहुंची, डिमोलिशन वहां चल रहा था, इन सब लोगों ने पुलिस पर पत्थर मारे और ये सब कुछ निरंतर वहां पर होता रहा। पुलिस शील्ड से खुद को बचाती हुई नजर आ रही है। लोग यही नहीं रुके, इस अतिक्रमण के ढाने की कार्रवाई का विरोध करते करते थाने के बाहर पहुंच गए और वहां गाड़ियों में आग लगा दी। ये अभी ताजा तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ मिनट पहले ये वहां हुआ है। शाम को बुलडोजर पहुंचा, डिमोलिशन चला तो पुलिस पर पत्थर मारे, पुलिस के ऊपर हमला किया और अब थाने के बाहर पहुंचकर गाड़ियों में लोगों ने आग लगा दी। हल्द्वानी मामले पर फिलहाल हाई लेवल मीटिंग लगातार जारी है उत्तराखंड सरकार की। सीएम धामी ने यह हाई लेवल मीटिंग वहां पर बुलाई है हालात को काबू करने के लिए। हल्द्वानी में जो भारी बवाल हो रहा है उस पर मुख्यमंत्री खुद चर्चा कर रहे हैं। अवैध कब्जा तोड़ने पर यह पथराव हुआ है, लोगों ने आगजनी की है, उपद्रवियों को पुलिस काबू कर रही है। पुलिस की गाड़ियों को लोगों ने वहां पर आग के हवाले कर दिया, जिनकी तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई। हल्द्वानी मामले पर मुख्यमंत्री धामी इस वक्त हाई लेवल मीटिंग ले रहे हैं। सरकारी जमीन पर बनी हुई मस्जिद और मदरसा, उसको डिमोलिश किया जा रहा था। स्थानीय लोग गुस्से में आ गए, इस कार्रवाई का विरोध करने लगे और कोई अप्रिय घटना ना हो, जो एहतियात के तौर पर वहां फोर्स लगाई गई थी पुलिस की, उन पर लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। उठाकर पुलिस पर पत्थर मारे, हिंसा पुलिस के साथ की। पुलिस ने अपना बचाव किया, लेकिन दूसरी तरफ यह हिंसा वहीं नहीं रुकी। ये सभी लोग इकट्ठा होकर थाने के बाहर भी पहुंच गए और पुलिस की गाड़ियों को इन्होंने आग लगा दी। कब्जा तोड़ने पर, जो अवैध कब्जा था उस पर पथराव किया है। हाई लेवल मीटिंग में सीएस और डीजीपी भी मौजूद है। हल्द्वानी मामले पर सीएम धामी इस वक्त हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं और इस मीटिंग में चर्चा की जा रही कि जल्द से जल्द इस हिंसा को रोका भी जाए, हालात को काबू किया जाए और इस तरह की घटनाएं आगे ना हो, उसके लिए क्या प्लान और एहतियात हो सकते हैं। लेकिन ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएस डीजीपी भी इस बैठक में मौजूद हैं। पुलिस की गाड़ियों को लोगों ने आग के हवाले कर दिया है और सीएम धामी इस वक्त ये हाई लेवल मीटिंग ले रहे हैं। और हमारे साथ चर्चा के लिए इस वक्त आलोक वत्स जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आलोक जी, उत्तराखंड विधानसभा से यूसीसी का बिल पास हुआ, देश में पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। इसको लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही थी, बहुत तरह के विरोध इसमें हुए। पूर्व में हमने देखा बहुत से धार्मिक संगठनों और एक वर्ग के लोगों ने भी इसका विरोध किया और उसके तुरंत बाद डिमोलिशन की इस कार्रवाई पर इस तरह का रिएक्शन की आग लगी हुई दिख रही है तस्वीरों में। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज जो भी आपके टेलीविजन पर देखने को मिल रहा है वो तो ऐसा लग रहा है कि अराजक तत्वों के हाथों द्वारा ये सारा काम किया जा रहा है। अगर आपने कोई सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया है, चाहे कुछ भी बनाया है, मस्जिद हो, मंदिर हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, स्कूल हो, तो अगर उस कब्जे से अगर मुक्ति लेने के लिए गवर्नमेंट एक्शन करती है। जी बिल्कुल। और आलोक जी, आपकी बात पूरी हो, मैं एक अपडेट दर्शकों को दे दूं कि पुलिस ने अब उपद्रवियों पर सख्ती शुरू कर दी है। अभी तक पुलिस पर पत्थर मारे जा रहे थे, गाड़ियों में आग लगाई जा रही थी, थानों पे पत्थर बरसाए जा रहे थे। अब पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया उपद्रवियों के ऊपर, उनकी धरपकड़ शुरू हो गई है। एक एक उपद्रवी को चिन्हित करके उसको पकड़ा जा रहा है। जो लोग हिंसा कर रहे हैं, फ्रंट रो में खड़े होकर पत्थर मार रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, आग लगा रहे हैं, उन सबकी धरपकड़ शुरू हो चुकी है। आलोक जी, स्वाभाविक है कि जो इस तरीके की कार्रवाई करेंगे उन पर सख्ती से निपटने के लिए सरकार होती किस काम के लिए है? इन्हीं सब चीज़ों से निपटने के लिए, और सख्ती से, पूरी सख्ती से निपटने में ही कामयाबी मिलेगी। नहीं तो जिस तरीके से महिलाओं का इस्तेमाल हो रहा था, बुर्का नशीन महिलाओं भी पत्थर फेंक रही थी और वहां खड़ी थी जहां पर बुलडोजर चल रहा था, उन लोगों को तो वहां से हट जाना चाहिए था। भाई, जब सरकारी आदेश लेकर ही कोई आया होगा बुलडोजर चलाने, कोई अतीक अहमद तो बुलडोजर नहीं चला रहा था जो अवैध था, वो तो वैध तरीके से ही सब कुछ आया होगा। तो ये अराजक तत्वों को तो सख्ती से निपटने के लिए धामी सरकार ने जिस तरीके के कदम उठाए हैं, और अब वहां सेंट्रल रिजर्व फोर्स और आरएएफ के भी कंपनियां उतार दी गई हैं, तो मुझे लगता है कि उस जगह को पूरी तरीके से नियंत्रण में ले लिया जाएगा। और होना भी चाहिए,
यही सरकार से उम्मीद भी करते हैं। और जी। जो भी लोग इस तरीके की अवैध कब्जा किए हुए हैं, अगर उस पर कभी इस तरीके की कार्रवाई गवर्नमेंट के द्वारा किया जाए तो उन लोगों को स्वेच्छा से उस जगह को छोड़ देना चाहिए। जी। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, गो टू द कोर्ट में जाके आप बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीका हो सकता है। और ये- महाबहस में चर्चा के लिए आप सभी गेस्ट पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े हो। मनीष सिंह जी हैं मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, संदीप त्रिपाठी जी नेता कांग्रेस, मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर, डीपी शास्त्री जी हिंदू धर्मगुरु भी हमारे साथ हैं। चर्चा तो हम करने आए थे अयोध्या के बाद मथुरा और काशी पर, कि वहां धार्मिक स्थलों पर कब्जा करके वापस लेने वाली बात है, क्योंकि तीनों विशिष्ट नगरियां हैं, तीनों विशिष्ट स्थान है, भगवान का अवतरण वहां पर माना जाता है। लेकिन यहां पर भी स्थानों पर, मतलब जमीन पर कब्जे की बात है, जहां सरकारी जमीन है वहां पर कुछ भी बनाया हो, चाहे वो मदरसा हो, मस्जिद हो, सरकार ने उस कब्जे को वापस लिया तो भला इस तरह की हिंसा। ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर जो है वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीसीआर उनका नाम बताइए एक बार फिर, हमारे साथ कौन जुड़े? शैलेंद्र नेगी जी हैं। शैलेंद्र जी बताइए क्या थाने का इलाका, वहां पर बहुत जबरदस्त पुलिस फोर्स तैनात की गई है, क्योंकि दंगाइयों ने यहां पर कई सारी गाड़ियों को जला दिया है। पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया है, जो वाटर कैनन है से जुड़ी हुई गाड़ियां उनको जला दिखा रहे हैं सीधा बिल्कुल। तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है उपद्रवियों को रोकने के लिए, उनको तितर बितर करने के लिए, उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस जो है वो अपना एक्शन शुरू कर चुकी है। मनीष सिंह जी है हमारे साथ प्रवक्ता। मनीष जी, उत्तर प्रदेश में भी बुलडोजर खूब चला, आप लोगों ने वहां पर सवाल खड़े किए। उत्तराखंड में भी चल रहा है, कोई पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पूर्व में भी बहुत सारी फर्जी मजारों पर बुलडोजर चला, बहुत सारे भवन हटाए गए जो सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए थे। यह भी तो एक वैसी कार्रवाई थी। अब इसको क्या संयोग कहा जाएगा कि यहां उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी पास हुआ और यहां पर बुलडोजर कार्रवाई पर पुलिस की गाड़ियां फूंक दी गई, उनको पत्थरों से मारा गया। आस्था जी, देश में जिस तरह की राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हुई है, आज देश बहुत ही गंभीर संकट में है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ आस्था जी कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो अन्य राज्यों में सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर के, उत्तराखंड से लेकर के और अन्य जगहों पर, किस तरह की राजनीति आप करना चाहते हैं और किस तरह की राजनीति आप हिंदुस्तान की जनता के सामने लाना चाहते हैं। हिंदुस्तान की जनता ने आपने क्या कहा था जनता से कि हम आपको एक विकसित भारत देंगे। आपने अभी प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, योगी आदित्यनाथ जी ने भाषण दिया कि हम उत्तर प्रदेश को और देश को विकसित राज्य और विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। उन्होंने 2047 का एक तय सीमा भी निर्धारित किया हुआ है। लेकिन जो देश की वर्तमान परिस्थिति में जो हालत है वो बहुत ही दयनीय हो चुकी है। कोई भी व्यक्ति आज के समय में इनकी सरकारों में सुरक्षित नहीं है। कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी वर्ग, कोई भी भाषा, कोई भी पंथ, हर जगह चिंगारी सुलगी हुई है। और उस चिंगारी को सुलगाने के पीछे जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के शासन करने वाले लोग हैं और उसके पीछे इनके अनुसांगिक संगठन है। ये कैसे संभव है? मुझे इस बात को समझाइए। एक सरकारी जमीन पर कब्जा था, उस जमीन को सरकार ने वापस लिया। हाँ। अब लोग कब्जा करते हैं, कोई उस पर मकान बना लेता है, कोई दुकान बना लेता है। उन्होंने मस्जिद बना ली, मदरसा भी बना लिया, पूर्व में फर्जी मजारें भी पकड़ी गई हैं। तो सरकार ने अपनी जमीन वापस ली, बकायदा नोटिस जारी किया, पूरी प्रक्रिया शुरू हुई। अब इसमें आगजनी और पुलिस पर पत्थर मारने की क्या जरूरत थी? आप देख रहे हैं महिलाएं भी शामिल है इसमें। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे 10-12 लोगों का ग्रुप है। आस्था जी, भारतीय जनता जी बिल्कुल आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उनसे पूछिएगा कि उत्तराखंड में कितने वर्षों से सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग आज तक अपनी जमीन जो कह रहे हैं कि ये मस्जिद बनी हुई है, ये दुकानें बनी हुई हैं, इन लोगों ने कब्जा किया हुआ, अरे भारतीय जनता पार्टी के शासन में बैठे हुए लोग क्या उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है कि जब जहां जिस तरह की मन करे? ठीक है मनीष जी, मैं संदीप जी को चर्चा में लाना चाहूंगी। नेता कांग्रेस और कांग्रेस उत्तराखंड में विपक्षी दल भी है। ठीक है, संदीप त्रिपाठी जी बताइए, क्या इसको संयोग कहा जाना चाहिए या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल प्रयोग है? यहां यूसीसी पास और यहां बुलडोजर कार्रवाई पे पुलिस की गाड़ियां फूंक दी गई, उन पर पत्थर बरसाए गए। आस्था जी, कांग्रेस पहली बात तो किसी हिंसा का समर्थन करती नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से बहुत ही कॉमन वे में रखना चाहता हूं। देखिए, गांव में आप जाएंगी तो ये प्रोसीजर है, ये नियम है कि आप जिला पंचायत से नक्शा पास करा के घर बनाइए। लेकिन आप भी गांव की रहने वाली हैं, आप बता दीजिए, गांव में अगर 100 घर बने हैं तो 100 में से एक घर भी जिला पंचायत से नक्शा नहीं पास कराता है। लेकिन अब सरकार अगर चाह ले तो 100 घर गिरा सकती है।
क्योंकि आपने जिला पंचायत से नक्शा नहीं बनवाया। वैसे ही सरकार की आज जो मंशा है वो सिर्फ ये मंशा है कि किस तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय को भड़काया जाए और वो हिंसा पर उतारू हो, जिससे वो एक इस समय जो मिनट चुनाव संदीप का जी, समय ये है किस तर्क से वहां आप पर डिफेंड कर ध्रुवीकरण रहे कर सके। हैं? इस आगजनी और पुलिस पर पत्थरबाजी को आप किस तर्क से डिफेंड कर रहे हैं कि कोई समुदाय उत्साहित हो और उसके बाद आगजनी? बेहतर ये होता सबसे पहले तो आप खंडन करते कि अगर रिएक्शन देना भी है तो उस देश में और भी संवैधानिक तरीके हैं, कोर्ट है वहां पर। आप देखिए अयोध्या, ज्ञानवापी, मथुरा, सबकी लड़ाई कोर्ट में चल रही है ना, वो तो विशिष्ट नगरियां हैं। यहाँ तो एक मदरसे और उसकी बात है, मस्जिद की बात है, किसी भवन की बात है, किसी का घर हो सकता था, कोई स्कूल खोला, तो फोरम्स और है इस देश में। भला ये कौन सी बात हुई कि यहाँ पर आग लगा दी गई और आप कह रहे हैं कि उनको भड़काया गया कि वो आग लगा दे? क्या वो छोटे बच्चे हैं? क्या उनको समझ नहीं है कानून हाथ में लिया जाता है उसकी क्या सजा होती है? आस्था जी, हो सकता है आपका जो है हेडफोन गड़बड़ रहा हो। मैंने बात की शुरुआत वहीं से की कि कांग्रेस किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं, का मेरा समर्थन नहीं हेडफोन करती। बिल्कुल सही है और आपने ये कहा कि कांग्रेस सुना किसी नहीं हिंसा का समर्थन नहीं करती, लेकिन उसके साथ आपने जी। ये नहीं कहा कि उत्तराखंड में ये जो घटना हुई है ये गलत हुई है, इसका रिएक्शन नहीं, मैं गलत कह रहा हूं तरीके किसी- से दिया गया है। प्रोटेस्ट के और भी कई तरीके होते हैं। आस्था जी, आप एक जेनरिक बात के अंदर, एक जेनरिक बात के अंदर बड़ी सफाई से बच करके नहीं निकल सकते संदीप जी, एक जेनरिक बात कहकर। बिल्कुल नहीं। अरे नहीं, मैंने जब, अरे मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी हिंसा की बात कर रहा हूं। आप इस हिंसा की बात कर रही हैं, मैं कह रहा हूं किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करती है। और एक बात और मैं कहूंगा, अराजकता का माहौल में ठीक आपके है, इसी चैनल पर ठीक है अभी संदीप दिखा जी। देता हूं। इस बीच हरीश रावत जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हरीश जी, बनभूलपुरा के हालात सबके सामने हैं, पुलिस की गाड़ियां जलाई जा रही हैं, पुलिस पर पत्थरबाजी की जा रही है, बुलडोजर एक्शन उत्तराखंड में पूर्व में भी हुए हैं, विरोध भी हुए हैं, मामले कोर्ट में भी पहुंचे होंगे, लेकिन भला ये कौन सा तरीका हुआ? मुझे बताइए कि पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी गई, पत्थरबाजी करा दी गई, हजारों की फोर्स लगानी पड़ रही है। हम इस बात को लेकर के बहुत चिंतित हैं। हल्द्वानी का हमारा इतिहास भाईचारे का, सौहार्द का, शांति का है और ये हल्द्वानी हमारी इकोनॉमिक कैपिटल है। राजनीति जो है वहाँ आपस में सौहार्द होना चाहिए और इस समय की आवश्यकता है। इस समय कौन सही है गलत है इसका मूल्यांकन करने का नहीं है, बल्कि शांति बनाए रखने का है। मैं दोनों पक्षों से, पुलिस से भी और मैं स्थानीय लोगों से भी प्रार्थना करूंगा कि शांति बनाए रखें। जो ऐसे लोग हैं जो उन पर नियंत्रण करें, किसी तरीके की हिंसक वारदात नहीं होनी चाहिए और किसी तरीके की उत्तेजना नहीं बढ़नी चाहिए और हल्द्वानी का नाम और पूरे क्षेत्र का नाम, उत्तराखंड का नाम खराब करने का किसी को कोई अधिकार नहीं। हरीश रावत जी, जी, सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, आप हाल ही में देश के परिप्रेक्ष्य में देखिए, बहुत सारे विपक्षी दलों के नेताओं ने बयानबाजी की है। वो लगातार भड़काऊ बयान देते हैं। कोई कहता है कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, जानबूझ के उनको दबाया जा रहा है, उनके मामलों में क्यों दखल दिया जा रहा है, वगैरह वगैरह। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर हमारे नौजवान भड़क गए तो देश में जंग जैसे हालात हो जाएंगे, हमारी मस्जिदें ली जा रही हैं हमसे। तो ये सब कुछ कनेक्टेड नहीं है क्या? इस तरह के बयानों के ये असर भी होते हैं जनता पर? ये सब चीजें एक तरफा नहीं हो रही है। देखिए, कुछ कदम सरकार की तरफ से भी, दूसरे तरफ से भी, यहाँ तक कि प्रशासन की तरफ से भी ऐसे उड़ जाते हैं जिन कदमों के गलत संदेश जाते हैं, जिससे ये ऐसी स्थितियां पैदा होती है। लेकिन मैं सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ, जिसमें जनता के लोग भी सम्मिलित हैं, कि उत्तेजना में कोई व्यवहार न करें, शांति बनाए रखें और किसी तरीके से किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है और शांति बनाए रखें। हम अपने स्रोतों से बात कर रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं, जो मौजूद लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और उन लोगों को कह रहे हैं कि अपने असर का प्रयोग करें ताकि शांति रहे। और हल्द्वानी की शांति हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत जरूरी है। बातचीत के लिए शुक्रिया हरीश रावत जी। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने, उन्होंने फोन पर बात की और वो लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन एक बार अपडेट के लिए ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। शैलेंद्र नेगी हमारे साथ है। शैलेंद्र, ताजा हालात क्या है? पुलिस उपद्रवियों को पकड़ रही है, एक्शन शुरू हो चुका है, क्या अपडेट देना चाहेंगे आप वहां से?
देखिए इस समय हल्द्वानी की सड़कों पर जहां भी हम देख रहे हैं एम्बुलेंस की आवाजें हमको सुनाई दे रही हैं, पुलिस की आवाजें, पुलिस की गाड़ियों की हमें आवाजें सुनाई दे रही हैं। और इस समय हम जो है यहाँ पर बेस हॉस्पिटल के ठीक बाहर से मौजूद हैं और यहाँ पर पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं और लगातार जो घायल लोग हैं उनको यहाँ पर लाने का काम हो रहा है। और बहुत सारे जो सोशल ग्रुप्स हैं उसके सदस्य भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हुए हैं, क्योंकि बहुत जितने लोग घायल हुए हैं, यानी पुलिस के जो जवान घायल हुए हैं, उन्हें ब्लड की भी जरूरत है, किसी के नाक में चोट आई है, सब ज्यादातर जो कर्मचारी हैं पुलिस के जो जवान हैं उनके नाक में इस समय चोट लगी है, यानी गंभीर चोटें आई हैं, उनको यहीं पर लाया जा रहा है बेस हॉस्पिटल। और उसके बाद उन्हें जो गंभीर रूप से घायल है उन्हें सुशीला तिवारी या फिर कोई प्राइवेट हायर सेंटर है वहां पर रेफर किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल दंगाइयों की तरफ से जो बनभूलपुरा का इलाका है वो वहां पर जबरदस्त तनाव है और जो बनभूलपुरा थाना है उसके बाहर से जो खड़ी हुई गाड़ियां थी उनमें कई सारी में आगजनी की गई है, लेकिन पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं ताज चौराहे पर और विशेषकर गांधीनगर के इलाके में, क्योंकि यहीं से दंगाई शहर को अपनी जद में ले सकते हैं। और यही वजह है कि इन इलाकों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था बढ़ती जा रही है। मैं इस समय दिखाऊं बेस हॉस्पिटल के बाहर, इस समय ये पुलिस के जवान हैं, ये वही पुलिस के जवान हैं जो आज वहां गए थे, लेकिन इसमें से बहुत सारे पुलिस के जवान ऐसे हैं जो कि पथराव का शिकार हुए। वहां पर ऐसा लग रहा था कि मानो पुलिस की तैयारी तो अपनी जगह है, लेकिन दंगाई पहले से तैयारी करके बैठे हुए हैं, पहले से उनकी छतों पर पत्थर रखे हुए थे, क्योंकि ये ऐसा इलाका नहीं है जहां पर कोई पथरीली जमीन हो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले से तैयारी की गई थी इस पूरी की पूरी आक्रमण की, एक तरीके से कहना चाहिए। पत्रकारों की गाड़ियां जला दी गई, पुलिस कर्मचारियों की गाड़ियां जला दी गई और जो सरकारी वाहन है वो सब यहां पर जला दिए गए। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले प्रशासन ने नोटिस दिया और सर्व किया था कि आप इसको जल्द से जल्द खाली कर दें, यानी 10 दिन पहले जो नोटिस सर्व हुआ था उसमें कहा गया था और बात आपसे जानना चाहेंगे। खाली करने के बजाय ये लोग इस तैयारी में लगे रहे कि आखिर यहाँ पर जो पुलिस के जवान जब पहुंचेंगे, यानी जब नगर निगम की टीम कार्रवाई के लिए पहुंचेगी तो उसका मुंहतोड़ जवाब कैसे दिया जाए, इसकी तैयारी में ऐसा लग रहा था कि ये लोग जुटे हुए हैं। लेकिन बहरहाल अब पुलिस की ये कोशिश है, प्रशासन की ये कोशिश है कि इस पूरे के पूरे मामले को यहीं शांत कर दिया जाए और जो अब होना था वो हो गया, लेकिन अब आगे इसको न बढ़ाया जा सके और कम से कम जो शहर में अगर ऐसी स्थिति आगे न बढ़ सके, तो इसलिए पुलिस के जो जवान हैं वो एहतियातन ताज चौराहे पर तैनात किए गए हैं। उसके अलावा जो गांधीनगर का इलाका है वहां पर इनको तैनात किया गया है ताकि दंगाई शहर को अपनी जद में न ले सके और जो शहर का जो अमन चैन है, जो शांति है वो बरकरार रहे। तो इस समय ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा है और उधम सिंह नगर जो कि पास का पेरिफेरी का डिस्ट्रिक्ट है और वहीं पर पीएससी की कई सारी बटालियंस हैं, तो वहां पर पीएससी को भी मूव किया गया है वहां से। उसके अलावा रामनगर के पास से वहां भी पीएससी का अपना सेंटर है, वहां से उसको मूव किया गया है। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा पुलिस के जवानों को इस शहर की तरफ, यानी कुमाऊं का सबसे बड़ा शहर और एक तरीके से गेटवे ऑफ कुमाऊं इसको कहा जाता है हल्द्वानी को, तो यहां मूव किया गया है। और जैसे जैसे रात चढ़ रही है वैसे वैसे तनाव भी और बढ़ता हुआ दिख रहा है, विशेषकर जो गांधीनगर का इलाका है, विशेषकर जो शहर से जुड़ा हुआ इलाका है जहां पर हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन बिल्कुल आमने सामने रहती है, तो वहां पर तनाव एक तरीके से बहुत जबरदस्त देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आपसे हम अपडेट लगातार ले रहे हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस प्रेसिडेंट करण माहरा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। करण माहरा जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, अफसोसजनक और निंदनीय हालात इस वक्त हल्द्वानी में देखने को मिल रहे हैं और लोग इसको कनेक्ट कर रहे हैं कि इधर यूसीसी पास हुआ, बुलडोजर एक्शन पूर्व में भी है उत्तराखंड में, लेकिन इस तरह की आगजनी, पत्थरबाजी, पुलिस वालों को चोटें आई हैं और कई तो सीरियस भी हैं। देखिए, एक तरफा नहीं कहा जा सकता क्योंकि अतिक्रमण हटाओ अभियान वहां पहले से चल रहा था और जिस तरीके से जो धार्मिक स्थल हैं उनमें सतर्कता सरकार और प्रशासन के द्वारा बढ़ती जाती है, उसके लिए पहले उस तरीके की तैयारियां होती हैं जो देखने को नहीं मिली। पूरी तरीके से प्रशासनिक फेलियर है क्योंकि अगर पहले से डुगडुगी बजा के और वो करके अगर ये काम किया गया होता पुख्ता, पहले तो वहां सुरक्षा के इंतजाम होते तो शायद ये घटना नहीं घटती। निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन इसको एक तरफा नहीं देखा जाना चाहिए। इसमें प्रशासन की भी कमियां हैं जो आने वाले समय में जांच में सामने आएंगी। ठीक है करण जी, आपने अपनी बात रखी। इस बीच हमारे साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। त्रिवेंद्र जी, हल्द्वानी की ये तस्वीरें, हल्द्वानी से ऐसी तस्वीरें अमूमन आती नहीं है सामने। यहां देखिए, अतिक्रमण पर कार्रवाई पहले भी हुई है, चल रही थी, लेकिन आज लोगों ने आग लगा दी, पत्थर बरसाए और खास बात ये कि ये जो पूरा इलाका है वो कोई पथरीली जमीन का इलाका नहीं है। हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि ऐसा लग रहा है कि पत्थर वहां लाकर इकट्ठा किए गए, यानी प्लानिंग पहले से थी। निश्चित रूप से जो जिस तरह के वारदात सामने आ रही हैं
उससे तो साफ साफ लग रहा है कि ये पूरी तैयारी पहले से थी। महिलाएं छतों पर थी, महिलाओं को आगे किया गया और छतों पर पहले से पत्थर ईंट ये रख दी गई और पूरे थाने को बंधक बना दिया गया। तमाम वहां पर जो प्रशासन के अधिकारी हैं, पुलिस के लोग हैं, तमाम पत्रकार और कुछ सामान्य जो वहाँ के नागरिक हैं, ऐसे लोग वहां पर घायल हुए बताए जा रहे हैं। तो ये बहुत ही चिंतनीय घटना है और विशेषकर उत्तराखंड जैसे शांत प्रदेश में बिल्कुल अगर इस तरह की घटना घटित होती है तो इस पे तो बहुत ही तरीके से और कार्रवाई होना चाहिए। जो लोग भी संलिप्त हैं, कोई भी हो, उस पर उन पर ठीक तरीके से कार्रवाई होना चाहिए, सख्त कार्रवाई होना चाहिए। बातचीत के लिए शुक्रिया आपका त्रिवेंद्र जी। और करण मारा साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट है उत्तराखंड में। करण जी, आपको नहीं लगता कि इसकी एक जांच कराई जानी चाहिए? ये कोई इंस्टेंट घटना या फौरी रिएक्शन नहीं था। हमारे सहयोगी ने भी हमें बताया कि ये जगह ऐसी नहीं है जहां जमीन पथरीली हो, वहां से पत्थर उठा के फेंक दिए जा सकें। उनको वहां इकट्ठा किया गया था। इसका पॉलिटिकल मोटिव भी था, नहीं था, इस सब पर जांच होनी चाहिए। निश्चित ही आपकी बात से मैं सहमत हूँ, जांच होनी चाहिए। और पॉलिटिकल मोटिव किसका हो सकता है हिंदू मुस्लिम दंगे में, ये आप और पूरा देश जानता है। और मेरा ये कहना है कि जो दंगाई हैं निश्चित ही उनको चिन्हित किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस अधिकारी ने लगातार पिछले 1 महीने में इस तरीके के बयान दिए भड़काने वाले, उस अधिकारी के बयानों को भी इकट्ठा किया जाना चाहिए और उस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आप न्यूज से हैं तो निश्चित ही आप ये जानते होंगे कि समाचार एजेंसीज ने जब इंटरव्यू लिए तो एक अधिकारी विशेष ने अनेक ऐसे बयान इस बीच दिए हैं जिससे लोगों को प्रोवोक किया जा सके। तो इसमें पॉलिटिकल एजेंडा भी हो सकता है किसी विशेष दल का, और ये भी हो सकता है कि उससे कुछ लोगों को अपने संग मिलकर इसको दंगे को कराया हो, क्योंकि आम और निर्दोष लोग भी इसमें पीड़ित होते हैं। तो इसलिए सीसी कैमरे से इत्यादि जो भी वहाँ इक्विपमेंट्स हैं उनसे जांच होनी चाहिए। जो लोग दंगाई हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिनने प्रोवोक किया करण जी, उनके खिलाफ यही आरोप बीजेपी कांग्रेस पर लगा रही है। ये जो प्रोवोकिंग की बात है या भड़काऊ बयानों की बात है या पॉलिटिकल मोटिव की बात है, बीजेपी आरोप कांग्रेस पर लगा रही है। ये पूरा समाज जानता है, इसको पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि जब पोलराइजेशन ऑफ वोट हिंदू मुस्लिम का हुआ है, किसको फायदा हुआ है। कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि हिंदू मुसलमान दंगे इस देश में हो, और कांग्रेस ने हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमें भाई भाई के नारे के साथ काम किया है। हमारा कोई इस तरीके का पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। मजार हो, मदरसे हो, हिंदू मुसलमान हो, सारे मामलों में कांग्रेस ने हमेशा धर्मनिरपेक्ष और निरपेक्षता की बात कही है और उसी फॉर्मूले पे हम लोग हमेशा चले हैं। हम लोग देश में भाइयों को भिड़ाने वाली पार्टी नहीं है और इसको हर पढ़ा लिखा इंसान समझता है। आलोक वत्स जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सीधा जवाब बीजेपी के ऊपर और तुष्टीकरण का आरोप। देखिए, इसमें बीजेपी के ऊपर उंगली उठाना ये बेमानी बात है। सारी प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया ढंग से हुई है। अभी खुद ही लोग कबूल रहे हैं कि उनको नोटिस सर्व हुआ था, तो नोटिस तो कुछ दिनों पहले ही सर्व हुआ होगा। अब्दुल मलिक नाम शायद है जिनको नोटिस सर्व हुआ, इसका मतलब वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम की ज़मीन थी। और जिस तरीके से कांग्रेस के समय में ये लोग पनपे और बढ़े, और जिस तरीके से आज देश में सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। कोई भी ज़मीन जो वक्फ बोर्ड के नाम पर होगी उस पर कुछ हो ही नहीं सकता है, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, ऐसे कानून है उसके लिए। गनीमत है ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं थी, लेकिन जहाँ कहीं भी हो सकता है ये हिंदू का ही रहा होता, तब भी अगर ऐसा नोटिस सर्व होता और उसको बुलडोज किया जाता तब क्या कहते ही है। चूंकि ये एक मुस्लिम वर्ग का है और तुष्टीकरण की राजनीति का इन्होंने अभी तक कर रखा है, इसलिए ये ऐसी बातें कर रहे हैं। आप साफ देख रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को शील्ड बना के आगे खड़ा किया गया है, साफ दिखाई दे रहा है। और आपके खुद के संवाददाता ने कहा कि वो पथरीली जगह नहीं है। वैसे अमूमन पहाड़ी पथरीली जगह होती है, लेकिन ये तो प्लेन्स में है। हल्द्वानी को मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, मैं हल्द्वानी के एक एक रोड से, क्योंकि मैं नैनीताल में रहा हूँ बहुत दिनों तक। तो वहां पर तो पहले से पूर्व नियोजित सारी पत्थर को रखा गया होगा और किया गया कि अगर ये आएंगे तो इन पर अटैक कर दो।
और आपने देखा कि घायल कर्मी सिर्फ पुलिस वाले ही हैं। बिल्कुल, और कई तो ऐसे हैं जिनको गंभीर रूप से चोटें आई हैं, मुझे उनको तो हायर कोई- सेंटर रेफर करना पड़ा कोई है। लोकल आदमी का किसी नाक भी से रिपोर्टर खून ने निकल नहीं रहा है। बताया कि कोई लोकल आदमी घायल हुआ है। चेहरों पे चोट लगी है, पत्थरबाजी उन पर पूरी प्लानिंग के तहत की गई सारे है। गवर्नमेंट के व्हीकल हमारे साथ दो और पैनलिस्ट हैं, मेहरुद्दीन रंगरेज जी और डीपी शास्त्री जी। सबसे पहले डीपी शास्त्री जी बताइए, ये उत्तराखंड में जो आगजनी हुई है, ये संयोग है या प्रयोग है? ये प्रयोग है, ये साजिश है। ये 2 दिन से जब से सीए आया है, ये कहीं ना कहीं ऐसी इनकी भनक लगी हुई है कि ये लोग हर जगह कहीं ना कहीं तानातनी, तानाशाही, गाली गलौज भी करना आप देख रही हैं चैनलों में, गाली गलौज की भी स्थिति बनी हुई है। ये सब सोची समझी एक साजिश है। ये पहले से वहां पे पत्थर रख के, ईंट रख के प्री प्लानिंग में थे कि जब पुलिस आए या प्रशासन के लोग आए इससे फेंकना शुरू कर दो। ये कश्मीर नहीं, कश्मीर के तरह लोग काम किए। ये पाकिस्तान नहीं है कि भारत में चलेगा। भारत की जो भी है संविधान उससे भारत चलेगा। और जो उत्तराखंड की स्थिति बनी हुई है उसमें स्थिति लोग ऐसे करके रखे हैं। अब क्या बताया जाए कि जहाँ शांति का माहौल पैदा इनको करना चाहिए। ये 2 दिन से ये पार्टी भी, कुछ ऐसे भी लोग हैं समाज में जो आग लगाने के लिए 2 दिन से तैयार बैठे हुए, बदनाम भी करना है, सनातन को भी बदनाम करना है, सरकार को भी करना है, ठीक है, और काम है वो खुद कर रहे हैं। आप देखिए कितना आज कितने जिसके घर की स्थिति, चाहे सरकारी संपत्ति, ये सब जला है। बिल्कुल, ये सीधे तौर पर सरकारी संपत्ति का नुकसान है। पुलिस वालों की जान पर बनाई, वहां पर पूरी प्लानिंग के साथ पत्थर उन पर फेंके गए और गाड़ियों में आग लगा दी गई। मेहरुद्दीन रंगरेज जी भी हमारे बीच में। मेहरुद्दीन जी देखिए, मैं आस्था जी एक बात कहूंगा कि जो है सरकार जो है उन्हें सिर्फ और चीज कोई अवैध नजर नहीं आती। सारी मस्जिदें, मजार, शमशान, कब्रिस्तान 80-20, इसके अलावा सरकार के पास क्या अपने कोई काम नहीं बचे? और अवैध क्या सारी मस्जिदें बनी हैं, जो रोडों पे इतने मंदिर बने हुए हैं उन पर तो सरकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये टारगेट करना बार बार मुसलमानों को, ये बात बिल्कुल भी देश के हित के लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जितनी कुर्बानी हिंदू भाइयों की है उतनी मुसलमान भाइयों ने यहाँ पे कुर्बानी दी है। और बार बार आप जो है कहती हैं कि दंगा हो गया, ये हो गया। अरे आप ऐसा माहौल ही क्यों बनाते हैं भाई? मेहरुद्दीन जी, जिस वक्त आप ये बात बोल रहे हैं ना, आपके दोनों तरफ जो तस्वीरें चल रही हैं उनमें आग लगी हुई है। आग लगी हुई है उन तस्वीरों में। एक तरफ पुलिस की गाड़ी जल रही है, दूसरी तरफ थाने के बाहर गाड़ी जल रही है, पत्थरबाजी हो रही है, पुलिस वालों की जान पे बनाई है, खून निकला है, कईयों को हायर सेंटर रेफर करना पड़ा है। आप कह रहे हैं कि माहौल बनाया जा रहा है। बिल्कुल, जब माहौल बनाया जा रहा है, आपको सिर्फ जनता आपको देख रही होगी, आप घर से लैपटॉप ऑन करके बैठे हैं, शायद आपको आसपास नहीं दिख रहा होगा। पूरी स्क्रीन अगर इस वक्त कोई देख रहा होगा ना, आपके शब्दों के साथ लोग कहेंगे बहुत ही शर्मनाक बात आपने की है। यशपाल आर्य जी, नेता प्रतिपक्ष, इस वक्त हमारे बीच में, एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं। यशपाल आर्य जी, कहकर तो सभी जा रहे हैं कि हम किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन इस पूरी घटना के पीछे साजिश साफ नजर आती है। पत्थर पूर्व में लाकर रखे गए थे, महिलाओं को शील्ड बनाकर आगे खड़ा किया गया था। तो लगता है डिस्कनेक्ट हो गए हैं यशपाल आर्य जी, आगे भी उनसे कनेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे। बहरहाल मेहरुद्दीन रंगरेज जी ने अभी अभी कमेंट किया। मेहरुद्दीन जी, आप इस घटना की गंभीरता को समझ रहे हैं? उत्तराखंड से इस तरह की तस्वीरें अमूमन आती नहीं है। एक दिन पहले यूसीसी वहां से पास हुआ है और बाकायदा जिस शख्स के नाम ये जमीन थी उसको नोटिस दिया गया था। देखिए, कार्रवाई होनी थी, ये उसको पता था। देखिए आस्था जी, लेकिन पूरी प्लानिंग रची गई यहाँ। अच्छा सुनिए आस्था जी, कम से कम आप हिंसा की तो निंदा कर सकते हैं, ये तो कह सकते हैं कि जांच होनी चाहिए। देखिए, हिंसा की तो मैं ऐसी बात बता रहा हूँ, अभी मुझे वहाँ के बारे में नहीं पता है क्या मामला हुआ, मगर आप जब मस्जिदों को तो दे रहा होगा जो टेलीविजन पर दिखाया जा रहा है, वो आप टारगेट करेंगे, उन्हें तोड़ने के आप फरमान जारी करेंगे और अवैध कब्जा किसी का भी होगा मेहरुद्दीन जी, सरकार उसको वापस लेगी। नहीं, ये हाथ पे हाथ रखने वाली बात होगी। सरकार तो एक तरफा कार्रवाई कर रही है, तुष्टीकरण कर रही है हिंदुओं का, हमारे भाइयों का, उन्हें हमसे लड़ाना चाहती है। अरे 17 करोड़ मुसलमान से आप 100 करोड़ हिंदू भाइयों को डराकर वोट लेना चाहते हैं हिंदुओं और आपको हमारी लड़वाएंगे आपसे मेहरुद्दीन जी? ये तो जमीन खाली करा रहे ना, सारी चीजें, किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया, उनकी जमीनों को खाली करा लिया। अब इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया, मुझे बताइए?
हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? आपको मंदिर या नजर फिर नहीं आ रहे? अब्दुल मलिक है इसलिए आपको आप कोई चिल्ला मंदिर चिल्ला नजर कर नहीं आ रहे? कहेंगे कि मस्जिदें देखो अवैध नजर मुसलमानों की आती हैं। जमीन छीन ली गई। ये अरे वो जमीन चश्मा सरकार की उतारिए, थी। धर्म का चश्मा उतारिए, देश आस्था से धर्म नहीं का चलता। चश्मा आप उतारिए मेहरुद्दीन जी, नहीं, और नहीं, सवाल की आप भी गंभीरता को उतारिए, समझिए, आप भी घटना की देश के गंभीरता चौथा को स्तंभ समझिए है। आप। आज आपका जो और कार्य है वो इसके नहीं करती लिए आप। इसके आप लिए भाजपा के पूर्व साथ में मिलकर बात में करना दिए शुरू कर गए देती वो हैं। बयान भी गैर जिम्मेदार और जिम्मेदार हैं, जिन्होंने लोगों को भड़काने का काम किया है। चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जिसने कहा था कि हमारे नौजवान भड़क गए तो देश में जंग जैसे हालात हो अरे जाएंगे, मतलब हमारी हमसे मस्जिदें तोड़ती छीनी रहे, जा रही हमारे हैं। मदरसों को और आप तोड़ते जैसे रहे तो हम लोग कुछ भी कहें भी ना, मामले हम की मुखालफत भी ना करें संवेदनशीलता उसकी। ना समझ के जो एक तरफे बात करते हैं कि मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों से जमीन छीनी जा रही है, आपको नहीं लगता कि इससे एक कौम भड़कती है, इससे देश का माहौल खराब होता है? देखिए आस्था जी, मैं बार बार कह रहा हूं, आप हमारी मस्जिदों को टारगेट करना बंद कर दीजिए। और आपकी जहां जहां मस्जिद पर नहीं, भाजपा की सरकार कब्जे है, वाली जमीन जिन को राज्यों टारगेट में कर रही है वहां पर सरकार, और ये बुलडोजर की सरकार का कार्रवाई अधिकार क्या है। अच्छा आप बताइए, मुझे बताइए बुलडोजर की मेहरुद्दीन कार्रवाई जी, क्या एक संविधान मिनट। के अनुसार हो रही है? कौन से कानून की कौन मेहरुद्दीन सी जी, किताब में लिखा है? आपकी अगर जमीन पर अपराधी कोई होता दूसरा है, शख्स तो कब्जा आप कर उसको ले सजा दीजिए, आप और पूरे घर को कोर्ट सजा से दे देंगे। कोर्ट से आप आप उसके घर को मामला बुलडोजर जीत चला जाएं देंगे। कि वो जमीन आपकी थी, तो क्या आप उस जमीन को खाली नहीं करवाएंगे, या पहले उसकी जाति धर्म देखेंगे और सोचेंगे कि इस पर कोई खबर बनाई जा सकती है? देखिए आस्था जी, मैं आपको आप एक बात बता गंभीरता दूं, समझिए, संवेदनशीलता सारी समझिए, चीजें, और इस तरह के बयान भी जिम्मेदार है लोगों को भड़काने के लिए। देखिए आस्था जी, मैं क्या कह रहा हूं, हमारी मदरसों को, हमारी मस्जिद को ही क्यों टारगेट किया जा रहा, उन्हें क्यों अवैध भाग बताया के जा रहा? 3-5 अरे अवैध ठीक है तो इस मेहरुद्दीन पूरे जी, बात सामने आ गई पूरे आपकी। भारत में सारी चीजें अवैध है। 1% होगा जो लोग नक्शा पास करा के बनाते होंगे। आपका भी घर होगा ना, वो भी नक्शा पास होके नहीं होगा। नहीं, मगर इस क्या है, वो गलतफहमी खास मत तौर से रहिएगा टारगेट मेहरुद्दीन करना है, किसी तरीके से दिखाना है। मगर एक ठीक है। तबका है हिंदू यशपाल भाइयों का, आर्य जी हमारा जुड़ जो गए खुश हैं होता है इन हमारे बातों साथ को फोन लाइन देखकर। पर, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी। बड़ा सवाल यहां पर यह उठ रहा है, लोग आ रहे हैं, हिंसा की निंदा करके जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि इसके पीछे पूरी प्लानिंग थी। वहां पर पत्थर लाकर इकट्ठे किए गए थे और शील्ड के तौर पर महिलाओं को फ्रंट रो में खड़ा किया गया था पत्थर मारने के लिए। ये बहुत ही दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है, और कानून से बड़ा कोई भी ऊपर ही है। मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि